Hello guys, welcome to you all in this video. Today we will discuss very important news which is recently happened in banking sector. So let's start this video. Before starting our discussion, we will discuss 3 steps to increase our productivity, daily productivity. If you are student, aspirant or college student, then this will help you a lot if you are focusing on all these advices, all these tips. So let's discuss one by one. First of all, 20% rule. This rule says that this is the first tips और rule 20% rule. इट स्टेट्स दैट आपको अपने दिन का पूरे दिन के जो भी आप काम करने वाले हो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए. उसका 20% आपको अपने मॉर्निंग में ही वो काम फिनिश कर देना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उन्हीं टास्क को सबसे पहले करना है. क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आप एकदम रिफ्रेश होते हो और जब आप मॉर्निंग में ये 20% टास्क करोगे तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है. तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट 20% रूल. सेकंड रूल है वर्थ ऑफ योर 1440 मिनट्स. मीन्स आपके अपने एक एक मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको एक एक मिनट खर्च करना है. मीन्स किसी काम को अगर करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है पर उस काम की वैल्यू कम है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे. इसका मतलब ये है जैसे अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो और वो सम निकल नहीं रहा है किसी रीज़न से, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन में फंसे नहीं रहोगे, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एक एक मिनट पर फोकस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो. और थर्ड है 80% सक्सेस डिपेंड्स अपॉन. 80% सफलता, क्योंकि हम सफल होने के लिए ही मेहनत करते हैं, तो हमारी सफलता 80% डिपेंड करती है हु नोज यू अस, हमें या फिर आपको कौन जानता है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. आपकी 80% सफलता इसी से डिसाइड हो जाती है. तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टुडे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. सो लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो. सो एसबीआई को 1.25 बिलियन लोन लेना पड़ रहा है, वो भी डॉलर में. बट क्यों? चलिए फाइंड आउट करते हैं. कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि एसबीआई जो ये लोन ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, किस बैंक से ले रहा है. पहला तो ये सवाल, ठीक है, कि एसबीआई कहाँ से लोन ले रहा है और कितना ले रहा है आपको पता चल गया. कैसे लेगा, उसका यूज़ क्या करना है, कहाँ पर, इससे रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे. बट उससे पहले हम पहले बैंक से रिलेटेड बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं. ये देखिए, ये है बैंक. यहाँ पर आप अपना बैंक अज्यूम कर सकते हो, चाहे एसबीआई चाहे पीएनबी, जिसमें भी आपका अकाउंट ओपन है वो ये बैंक है. ठीक है, और ये आप हो और आपके दोस्त हैं. ठीक है, और आपके पास और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास अलग अलग 10,000 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा है, आपकी ये सेविंग है, और आप जाकर के इसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो. ऐसे ही करते हो आप लोग, चाहे बैंक में डिपॉजिट करवाओ चाहे कहीं और करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट इस केस में आपने 10,000 इसमें बैंक में जाकर अपने डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक क्या करेगा, आपको बदले में इंटरेस्ट पे करेगा. ठीक है, इतना तो हम जानते हैं बहुत ही क्लियरली, क्योंकि अगर आपके अकाउंट आपने खुलवा रखा है तो ये आप करते होंगे, ये प्रैक्टिकल है, सबके साथ होता है. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है. उसके बाद क्या बैंक जो आपका 10,000 बैंक ने लिया है डिपॉजिट के रूप में, क्या वो अपने पास रखेगा? इसका जवाब है नहीं, बैंक इसको अपने पास नहीं रखेगा. क्यों? तो फिर क्या करेगा, तो इस 10,000 को बैंक किसी और पर्सन को चाहे कंपनी को लोन दे देगा, और जो ये लोन देगा ना इसके ऊपर वो रेट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा. और यहाँ पर जो रेट चार्ज करेगा वो बैंक वो हाई होगा जो भी आपको रेट देगा उससे. जैसे एक बार और समझिए, जैसे बैंक के पास 10,000 रुपीज़ थे, 1,000 रुपीज़ इसने लोन के रूप में, मान लीजिए कोई एजुकेशन लोन आया और 1,000 रुपीज़ एजुकेशन लोन के रूप में दे दिया बैंक ने इस लेंडर को. ठीक है, तो एजुकेशन लोन मान लीजिए 14% पर दिया है 1,000 रुपीज़ को. ठीक है, 14% में से बैंक क्या करेगा, आपको दे देगा 7% का इंटरेस्ट, और बैंक के पास रह जाएगा 7% का इंटरेस्ट. मतलब ये जो है बैंक की अर्निंग हो जाएगी. ठीक है, ये बैंक की अर्निंग हो जाएगी और ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ऐसे ही अगर बैंक बाकी 9,000 भी किसी लेंडर को दे देता है, जैसे होम लोन के रूप में, कार लोन के रूप में, या फिर पर्सनल लोन के रूप में, तो बैंक उस पर हाई रेट चार्ज करेगा, ताकि उस हाई रेट में से कुछ परसेंट आपको आपके एफडी पर या फिर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पर दे देगा. करंट अकाउंट पर तो कोई रेट नहीं होता है, बट सेविंग अकाउंट पर होता है रेट और एफडी पर होता है. तो आपको एफडी पर इंटरेस्ट पे करने के बाद जितना इंटरेस्ट बच जाता है वो बैंक की इनकम होती है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अगर इसमें इस स्लाइड में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा.
सो पीछे वाली स्लाइड में जिसको भी कंफ्यूजन रह गया होगा उसका कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ये देखिए, आप हो और आपका फ्रेंड है जिसने अपनी सेविंग डिपॉजिट करवाई बैंक में, बदले में बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए बैंक ने क्या किया, उसी डिपॉजिट का जो आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में, उसको लोन के रूप में किसी लेंडर को दे दिया। लेंडर यहाँ पर कोई कंपनी हो सकती है, पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बैंक इस लेंडर को लोन देगा वो हाई रेट पर देगा। हाई रेट कौन सा? एक तो रेट आपको देगा बैंक, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट रेट से हाई पर बैंक इस वाले लेंडर को देगा ताकि इस रेट में से कुछ इसकी अर्निंग भी बन सके। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे बैंक ने आपके डिपॉजिट को लोन के रूप में इस लेंडर को दिया, तो जो रेट लगाया था वो 9% रेट लगाया था पर एनम, ओके। और आपके एफडी पर बैंक दे रहा है 6% का रेट, ओके। तो 6 और ये है 9, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3% बनता है। तो 3% मार्जिन है बैंक का, यानी ये बैंक की अर्निंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लेंडर को लोन दे रहा है बैंक, वो एफडी के रेट से हाई देगा। क्यों? क्योंकि एफडी का देने के बाद बैंक की भी तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 3% का मार्जिन बैंक ने कमाया, और ये बहुत कम अमाउंट नहीं है। इस 3% को देख करके आप ये अज्यूम मत कर लेना कि बैंक की तो बहुत कम कमाई होती है। क्यों? क्योंकि बैंक के जो ट्रेडिंग होती है, बैंक का जो वर्क होता है, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, बिलियंस में होता है। तो कुछ भी चीज आप अगर बिलियंस में करते हो, क्वांटिटी अगर हाई है, तो आपकी अर्निंग भी हाई होगी। तो आप इस 3% पे मत जाना। तो बेसिक क्वेश्चन आपके मन में क्या आना चाहिए, अगर कोई बंदा है, यानी कि कोई मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, और उसने इस बैंक में एफडी करवा रखी थी 5 इयर्स की, ठीक है। तो 5 इयर्स की एफडी करवा रखी थी, बट इसने बीच में ही अपनी एफडी तोड़वा ली, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए कौन निपटेगा? ये बैंक खुद निपटेगा या फिर कोई दूसरा बैंक निपटेगा? तो अगर कोई पर्सन अपनी एफडी तोड़वाता है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक काम करेगा उस कंट्री का। जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई डील करेगा जो भी अपनी एफडी तोड़वाते हैं उनसे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, डाउट रह जाता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आरबीआई ऐसे केसेस से डील करता है जो भी अपनी एफडी बीच में ही तोड़वाते हैं। यहाँ पर हम 4 टाइप्स के बैंक की बात करते हैं: सेंट्रल, रिटेल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल बैंक वो होते हैं जैसे हमारा आरबीआई है, और ये क्या करता है आरबीआई, जो भी इसके साथ हमारे देश के साथ जो भी बैंक लिंक्ड है उनके साथ काम करते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। रिटेल बैंक क्या करते हैं? ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अकाउंट चेकिंग का, क्रेडिट कार्ड्स, मोर्टगेज करने का। और कमर्शियल बैंक करते हैं, ये भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको? बिजनेस को, एनपीओस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट बैंक हमारी हेल्प करते हैं बिजनेसेस रेस करने में, बिजनेस पर्सन को, यानी जो कंपनीज होती हैं उनकी हेल्प करते हैं कैपिटल रेस करने में, और एक इंटरमीडिएटरी की तरह भी ये काम करते हैं। तो ये है टाइप ऑफ बैंक्स। अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि सेंट्रल बैंक बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाते हैं। तो जो इन सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, जो कि कंट्रोल करता है इन सभी बैंक पर, कैसे? अमाउंट को फिक्स करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करके। ये बैंक क्या बोलता है? आरबीआई इन सभी बैंकों को बोलता है कि आप अपनी सारी अमाउंट को, जितने भी आपके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, आप सभी डिपॉजिट को लोन के रूप में मत डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ अमाउंट अपने पास भी रखो, ताकि इमरजेंसी में वो अमाउंट आपके काम आए, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल रखता है इन सभी बैंक्स पर। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, लोन डिसबर्स्ड एट दिस रेट, किस रेट पर लोन दिया जाएगा, मतलब होम लोन पर सुना है कि होम लोन पर 14 to 15% का रेट लगता है। तो ये रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, ठीक है। रिजर्व रिजर्व रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, एसएलआर। तो ये सारी रेट्स हमारा आरबीआई बैंक ही डिसाइड करता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। इसके अलावा भी बहुत से अदर रेट्स भी होते हैं जो आरबीआई डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। बट आज की न्यूज़ क्या है? वैसे तो आपने सुना होगा कि जो भी ये बैंक्स हैं, छोटे बैंक हैं आरबीआई के नीचे, ठीक है ना, तो इनको अगर लोन की ज़रूरत होगी इन बैंक्स को, तो वो आरबीआई से लेंगे। बट आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कहती है कि एसबीआई ने जो लोन लिया है ना, वो आरबीआई से नहीं लिया, तो किससे लिया है? क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है ना। और क्या कितनी अमाउंट है उस लोन की जिसकी वजह से एसबीआई ने आरबीआई से लोन नहीं लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि एसबीआई ने आरबीआई से ये लोन क्यों नहीं लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ये कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसयू जिसको बोल देते हैं, पीएसयूज, पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं एसबीआई, इलाहाबाद, आंध्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट, देना। एंड प्राइवेट सेक्टर है एचडीएफसी, सिटी यूनियन, धनलक्ष्मी, फेडरल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, रत्नागर बैंक, एक्सिस बैंक। और फॉरेन बैंक है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक ग्रुप लिमिटेड,
नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, वेस्टपेक बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ Bahrain and Kuwait, AB Bank, HSBC Bank, CTB Bank, BSC Bank. Okay, so these are the categories of PSB, private sector bank, foreign bank. And इस PSB में से, इन सभी में से SBI का सबसे बड़ा मार्केट कैप है और प्राइवेट सेक्टर में HDFC का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है. These are the other PSBs, public sector banks and private sector banks, and this is foreign sector banks. यहाँ पर SBI के बारे में डिटेल में एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि आज 2024 में SBI का मार्केट कैप है 7.56 लाख करोड़ रुपीस. ये है SBI का मार्केट कैप, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ बिजनेस कॉरपोरेट्स के आउटलेट हैं और गवर्नमेंट का शेयर है लगभग 58%. गवर्नमेंट का शेयर है SBI में. और इसके अलावा SBI के डिपॉजिट्स हैं और ATM मशीन्स है 63,580. ओके, और इसके अलावा SBI की ब्रांचेज हैं इंडिया में 22,500 और SBI के ओवरसीज यानी अदर कंट्री में भी ब्रांचेज हैं 241. अभी SBI 29 कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस कर रही है. ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 55 में हुआ था जब हमारे कंट्री के जो PM थे वो जवाहरलाल नेहरू थे. उस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. तो हम लोगों ने ये न्यूज़ तो देख लिया कि SBI लोन लेने जा रहा है $1.25 बिलियन का, जो कि लार्जेस्ट डॉलर डोमिनेटेड बोरोविंग है 2024 के लिए. ये न्यूज़ बन जाती है. इट इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर 2024 इन टर्म ऑफ दिस कि डॉलर डोमिनेशन में RBI बोरोविंग लेने जा रहा है. ठीक है, तो $1.25 बिलियन डॉलर को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे यानी डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये अमाउंट बनती है जो कि अप्रोक्स 11,000 करोड़ रुपीज़ है. और एग्जैक्ट देखना चाहो तो ये रहा. ठीक है, और आज है 20th नवंबर और आज की डॉलर की वैल्यू है 84.40 रुपीज़. तो आप देख लीजिए, ये जो हमने क्लास 6th में हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था वो आज आपके कन्वर्जन में हेल्प करेगा. चलिए जी, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि SBI लोन लेने जा रहा है 1.25 बिलियन डॉलर का, बट किससे ले रहा है और क्यों ले रहा है. SBI इतना बड़ा बैंक है, फिर उसे लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न एंड कहाँ से ले रहा है, ये क्वेश्चन है. तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि कैसे और कहाँ पर ले रहा है और क्यों ले रहा है SBI. तो SBI जो ये लोन ले रहा है वो इन 3 बैंक से ले रहा है. CTBC बैंक, HSBC बैंक जो कि UK का है, ताइपे फ्यूबोन बैंक जो कि ताइवान का है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 69 में हुआ था. ठीक है, तो ये तीनों बैंक हैं जहां से SBI लोन ले रहा है डॉलर में. ठीक है, डॉलर याद रखना है. और जो रेट पे करना है SBI को वो रेट है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट. इस रेट पर SBI को इंटरेस्ट पे करना है इन तीनों बैंक्स को. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं अभी समझाती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू. चलिए देखिए, ये आपका बैंक है SBI. ठीक है, इस SBI बैंक में आपने और आपके दोस्त ने 1,000 रुपये मान लीजिए डिपॉजिट किया था. ठीक है, और बदले में बैंक SBI ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है, जैसे आपने ये 1,000 को FD करवा दिया. ठीक, तो FD पर 7% का रेट आपको ये SBI देगा. ठीक, तो आप और आपका दोस्त यहाँ पर कस्टमर हुए SBI के लिए. SBI ने आपका जो ये 1,000 रुपीज़ है वो आगे इन लेंडर्स को दे दिया XYZ. ठीक है, और इन लेंडर से हाई रेट चार्ज कर लिया, हाई रेट पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ताकि आपका इंटरेस्ट देने के बाद कुछ अर्निंग SBI की भी हो जाए. जैसे यहाँ पर मान लीजिए इन लेंडर्स को SBI ने 15% रेट पर ये 1,000 रुपीज़ लोन दिया है. तो 15% रेट में से 7% जो कि आपको इंटरेस्ट देना है वो माइनस कर देगा, तो कितना बचेगा, 8% का रेट बचेगा. और ये जो है अमाउंट 8% वो SBI की अर्निंग है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक, उसके बाद ये देखिए जो SBI लोन लेने जा रहा है उसके बारे में. यहाँ पर SBI क्या है, ये लोन लेने जा रहा है तो यहाँ पर ये एक तरह से लेंडर का काम करेगा. जो यहाँ पर XYZ थे ना, लोन ले रहे थे और हाई रेट पे कर रहे थे. ठीक है ना, पे कर रहे थे ना SBI को, जैसे 15% हाई रेट लगाया था SBI ने, तब जाके लोन इनको दिया था. तो इसी तरीके से अब SBI लेंडर है जो कि किससे लोन ले रहा है, ताइपे फ्यूबोन बैंक, CTBC बैंक, HSBC बैंक, इन तीनों बैंक से लोन ले रहा है. और इन तीनों बैंक के पास लोन कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, जैसे आप यहाँ पर कस्टमर थे ना, अपनी सेविंग को डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पर भी इन कंट्रीज़ के भी तो कस्टमर होंगे. कोई रिच कस्टमर होगा, जो कोई मीडियम होगा, जो भी ला करके इन बैंकों में जमा कर रहे होंगे, वही अमाउंट ये बैंक लोन के रूप में SBI को देंगे. बट किस में देंगे, तो वो डॉलर में देंगे. ओके फ्रेंड्स, डॉलर में SBI यहाँ से लोन लेने वाला है और बदले में इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. आपको समझ में आ गया. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इस वीडियो को रीप्ले करके देखिए ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए. ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं. ठीक है, आपको हर जगह यही पे होता है, जो आप ये हम अपने बैंक के साथ करते हैं ना, सेम चीज़ें वही हो रही हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये चीज़ समझने में. इस वीडियो को आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा.
यहाँ देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। तो पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड हाई है और इंडियन करेंसी की उतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि हम इंडियंस जब भी ट्रेड करते हैं डॉलर में ही करते हैं, लाइक अदर कंट्रीज। सो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इसकी कम है, तो जाहिर सी बात है इस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं किसी शॉर्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि कैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बस छोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए इन अ नटशेल कि जिसकी डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है, तो डिमांड अगर हाई हो रही है ना, तो उस चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई कम है। यहाँ पर इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंडियन करेंसी है रुपीज़ वो डिक्रीज होता जा रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है? ऐसा क्यों है? व्हेन वी हैव लेस डॉलर, जब हमारे पास कम डॉलर है, ठीक है, कम अमाउंट में डॉलर है, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ डॉलर। ठीक है, हाई डिमांड डॉलर की बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, बट हमारे पास डॉलर ही नहीं है, कम अमाउंट में डॉलर है। डॉलर है तो बट कम है, कम हो चुका है डॉलर। ठीक, इसको चलिए समझते हैं इसके क्या रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है, देखिए ये पोर्ट है, एक थैली है, थैला, जिसमें ये $5 है। ठीक है, तो $5 है तो यहाँ पर सप्लाई तो लिमिटेड है, बस $5 की ही हम यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेस सप्लाई है लेकिन डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पर 10% आ गए डॉलर की डिमांड करने। ठीक है, तो इसके भाव बढ़ जाएंगे, डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे। और जो भी इनमें से हाई रेट पर बोली लगाते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा हाई रेट पर बोली लगाएगा डॉलर उसी का होगा। तो इनके वैल्यू बढ़ चुकी है। दूसरा क्या है कि इंडिया में डॉलर का जो रिजर्व है वो तो एक साइड दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन इंडिया में डॉलर में लोन जो इंडिया लेती है, इंडिया के बैंक हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, डॉलर में जब इंडिया के ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज लोन लेती है, कर्ज लेती हैं, उसमें कमी आई है और वो कमी आई है 27% का 2024 में। ठीक, रिजर्व तो वो होता है कि एक्सचेंज के लिए काम आता है। ठीक है, डॉलर का रिजर्व जो एक्सचेंज वगैरह में काम आता है। आप एयरपोर्ट्स पे देखते भी होंगे कि इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं जहाँ पर भी डॉलर चलता है या फिर कहीं पर एक्सचेंज होता है। तो ये तो रिजर्व हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सी कंपनीज हैं जो लोन लेती हैं डॉलर में, तो वो डॉलर वो चीज़ लोन जो ले रखा है ना इंडियन कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो कम हुआ है और वो भी 27% से कम हुआ है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो डॉलर में लोन कौन लेता है, कौन कौन इंडिया के अंदर डॉलर में लोन लेता है? तो इंडियन बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, इंडियन कंपनीज जो कि बाहर अपना काम कर रही हैं, ऑपरेशन अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रही हैं बाहर किसी कंट्री में। बैंक्स हो सकते हैं, जैसे अभी अभी देखा था हमने एसबीआई के 147 ब्रांचेस इंडिया के बाहर हैं। और एफडीआईज जैसे पेटीएम है, पेटीएम अभी आपने न्यूज़ इससे रिलेटेड देखा होगा, ये बाहर से एफडीआई लेती हैं और वो डॉलर में लेती हैं, वो उस तरीके का ये लोन हो गया। ठीक है, उसके बाद एफडीआई आता है, यूएसए वाले करते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, सिंगापुर वाले डॉलर में करते हैं, और जितने भी एफडीआई के लोग एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि हिस्सेदारी खरीदते हैं उस कंपनी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब कंपनियां, बैंक्स, एफडीआई लोन लेते हैं वो हमेशा डॉलर में ही लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर बोला गया है कि उस लोन यानी उस कर्जे में 27% की डिक्रीमेंट हुआ है, कमी आई है, यानी कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, डॉलर में लोन मिलना कम हो गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हुआ है तो कर्जे के रूप में ही कमी आई है। ठीक है ना, पूरा पैसा जो है ना आपको, अगर आप डॉलर में लोन लेते हो, ठीक है, क्या है, अगर आप डॉलर में लोन लेते हो तो आपको डॉलर में ही पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करना होगा। ठीक, डॉलर में कर्ज लिया है तो इसलिए डॉलर की वैल्यू 27% से कम हुई है, तो इसलिए हमें डॉलर की ज़रूरत है। यहाँ पर रुपीज़ का कुछ चक्कर नहीं है, बस डॉलर का ही है। पहले डॉलर में कंपनियां ज़्यादा लोन लेती थी, इसलिए डॉलर का जो रिजर्व था वो भी बना हुआ था और लोन भी डॉलर में लेते थे और पेमेंट भी हो जाता था। बट अब लोन लेने वाली कंपनियों ने, बैंक्स ने, एफडीआईज ने, यहाँ पर डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, डॉलर की जो संख्या है, नंबर है, क्वांटिटी है, वो कम हो चुकी है। तो इसलिए इंडिया को डॉलर की ज़रूरत है ताकि अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा वेरीफाई कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके। पिछले कुछ टाइम से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इंडियन करेंसी की वैल्यू घटती जा रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी हमें ये सब करना पड़ रहा है, मतलब डॉलर को लेके आना पड़ रहा है, डॉलर में हमें लोन लेना पड़ रहा है। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो ये 27% का डिक्रीजमेंट हुआ है वो बिलियन में देखा जाए तो डॉलर 14.2 बिलियन डॉलर का डिक्रीमेंट हुआ है। तो इसलिए इस 14.2 बिलियन में से एसबीआई ने 1.25 बिलियन का लोन लिया है डॉलर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे भी डॉलर है और यहाँ पर भी डॉलर है, तो हम डॉलर में ही काम कर रहे हैं। जो ये डिक्रीज हुआ है इस साल 2024 में 14.2
1.2 बिलियन, तो उसमें से 1.25 बिलियन का लोन एसबीआई ले रही है उन 3 बैंकों से जिसका जिक्र हमने पहले कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि बैंक जो एसबीआई है वो ये 1.25 बिलियन लोन ले रहा है किस नाम पर, किस काम के लिए ले रहा है, कौन सा काम करने जा रहा है एसबीआई इस डॉलर का यूज करके, 1.25 बिलियन डॉलर का यूज करके क्या काम करने जा रहा है। क्या, जैसे कि हम लोग अगर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बोल के लेते हैं कि जी हमें होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, या फिर कोई पर्सनल रीजन देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही एसबीआई ने कौन सा रीजन दिया इन 3 बैंक्स को कि मुझे लोन लेना है और इस काम के लिए लेना है, तो हम उस काम के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बस एक छोटा सा देख लीजिए, गिफ्ट सिटी ये एसबीआई की एक ब्रांच है, ठीक है, और ये गुजरात में है, ठीक है। इस मे बी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है और इसमें एम्प्लॉयज भी लगे हुए हैं, वो अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंड करने के लिए एसबीआई लोन ले रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। तो ये देखिए गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी से लोगों को कर्जा बांटने में इस 1.25 बिलियन डॉलर का यूज होने वाला है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। गिफ्ट सिटी जो है वो एसबीआई की ब्रांच है गुजरात में, ओके। तो इससे जो गिफ्ट सिटी के थ्रू एसबीआई उन लोगों को लोन देगा, कर्जा देगा जो कि डॉलर में ट्रेड करते हैं, अपना काम डॉलर में करते हैं, उनको कर्जा देगा। तो यहाँ पे भी एसबीआई कर्जा ही दे रहा है, ठीक। तो ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं, वो कंपनीज जो इंडिया की हैं और ओवरसीज यानी विदेशों के साथ अपना ट्रेड करती हैं डॉलर में। तो ये ओवरसीज में क्या कौन कौन से आ सकते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज आ सकती हैं, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज। तो ये सभी आ सकती हैं जिसके साथ इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं और उनको यानी इंडियन कंपनीज को डॉलर की ज़रूरत होती होगी पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए एसबीआई की जो ये ब्रांच है गिफ्ट सिटी वो इन कंपनीज को लोन देंगे, इसलिए ये 1.25 बिलियन डॉलर ले रहे हैं। उदाहरण के लिए तंजानिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया में इंडिया की 150 कंपनीज हैं जो वर्किंग है, जिसमें से एयरटेल भी एक है। तो जैसे एयरटेल को अगर लोन लेना है, मतलब एयरटेल नाइजीरिया में काम करता है और यहाँ पर डॉलर का एक्सचेंज करने के लिए एयरटेल के पास डॉलर होना चाहिए, तो ये एयरटेल क्या करेंगे, एयरटेल वाले क्या करेंगे, गिफ्ट सिटी जो कि अहमदाबाद में है गुजरात में, गिफ्ट सिटी से लोन ले लेंगे और इनके पास डॉलर आ जाएगा और फिर ये डॉलर में ये कंपनी नाइजीरिया में पेमेंट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सो इन अ नटशेल यहाँ पर एसबीआई आपका बैंक है जहाँ पर आपने डिपॉजिट करवाया था, उस बैंक को लोन चाहिए। तो इस एसबीआई ने क्या किया है, इन तीनों बैंकों से लोन लिया है और ये भी तीनों बैंक वही हैं जहाँ पर किसी रिच पर्सन ने या फिर वहाँ के कस्टमर्स ने इसमें इन बैंकों में डिपॉजिट किया है और बदले में ये लोग भी इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आया उस डिपॉजिट को लोन के रूप में एसबीआई को इन्होंने दे दिया हाई रेट पर, ठीक है, हाई रेट पर दे दिया एसबीआई को। तो एसबीआई क्या करेंगे, एसबीआई अपने इस ब्रांच के माध्यम से, गिफ्ट सिटी ब्रांच के माध्यम से इन ओवरसीज कंपनीज को दे देंगे। जैसे यहाँ पर एयरटेल को हम लेके चलते हैं, एयरटेल कंपनी को अगर नीड होगी, जरूरत होगी डॉलर की, तो वो गिफ्ट सिटी से डॉलर लोन के रूप में ले लेंगे और बदले में एयरटेल वाले गिफ्ट सिटी को इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट। और जब इनको लोन मिलेगा तो वो भी हाई रेट पर ही मिलेगा, हाई रेट पर, जैसे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन हाई रेट पे मिलते थे ना, उसी तरीके से गिफ्ट सिटी से जो इन कंपनियों को लोन मिलेगा वो भी हाई रेट पर ही मिलेगा, क्योंकि बीच में एक तरह से बिचौलिए के रूप में एसबीआई की भी अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज़, पूरा का पूरा माजरा। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगी होंगी, बट आप इस वीडियो को रीप्ले करके देखना, एक एक बात, छोटी से छोटी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। अब इस ब्रांच के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यह जो ब्रांच है वो अहमदाबाद और गुजरात के बीच में कंस्ट्रक्ट हुई है गिफ्ट सिटी। और जो ये गिफ्ट सिटी है वो बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है गुजरात की, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है गुजरात की। और ये 20 किलोमीटर दूर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि अहमदाबाद में है। मतलब यहाँ पर ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैंक की ब्रांच, ठीक। तो ये जो है गिफ्ट सिटी वो 886 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 67% एरिया को रिजर्व रखा गया है कॉमर्स के लिए। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है लगाया गया है, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन इंस्टॉल किया गया है, डायरेक्ट कूलिंग प्लांट भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये है रिजर्व फॉर कॉमर्स। 22% रेजिडेंस के लिए और 11% कम्युनिटी एरियाज के लिए इस 886 एकड़ में से एरिया को छोड़ एलोकेट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस एरिया को। और करंटली इसमें 12,000 एम्प्लॉइज वर्किंग है, काम कर रहे हैं इस समय भी। तो ये है गिफ्ट सिटी। अदर फीचर्स जो है इस गिफ्ट सिटी की वो है 12 एक्टिव कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, 7 बिजनेस टावर है, एक स्कूल है, एक 5 स्टार होटल है और 3 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ओके।
सो एसबीआई वांट्स टू स्केल अप, मतलब अपने जो ट्रेड है, एसबीआई का काम है, उसको स्केल अप करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है ग्लोबली। इस वजह से गिफ्ट सिटी की फॉर्मेशन की गई है, ताकि डॉलर की जो डिमांड है लोन लेने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए लोन में, वो पूरी हो सके इंडियन कंपनीज की। ठीक है ना फ्रेंड्स? सो ये है पूरी न्यूज़। अब देख लेते हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको लोन चाहिए, डॉलर में चाहिए ओवरसीज से ट्रेड करने के लिए। तो इंडियन कंपनीज ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग से 49.2 बिलियन डॉलर की बोरोविंग ली है। यहाँ पर ये अमाउंट आप देख सकते हो, 49.2 बिलियन डॉलर की बोरोविंग ली है एक्सटर्नल कमर्शियल से, मतलब बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे इनको जो बोरोविंग है वो डॉलर में मिल सके। देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, कितना बड़ा। यहाँ पर देखिए, $750 मिलियन ऑफ शोर टर्म लोन फैसिलिटी, यहाँ पर लोन भी लिया गया है ऑफ शोर टर्म में $750 मिलियन का। जैसे एसबीआई ये काम कर रही है अपना ब्रांच खोलकर अहमदाबाद में, डॉलर को कन्वर्ट, डॉलर में लोन ले रही है एक जगह से, और दूसरी जगह डॉलर में ही लोन को डिसबर्स कर रही है, मतलब पे कर रही है, दे रही है लोन डॉलर में ही। तो क्या ऐसा काम कोई दूसरा बैंक भी कर रहा है? तो आंसर है हाँ, दूसरे बैंक भी ये काम कर रहे हैं कि डॉलर में लोन ले रहे हैं और डॉलर में ही किसी को लोन दे भी रहे हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बैंक कंपनी, इन्होंने $300 मिलियन कलेक्ट किए हैं, यानी लोन के रूप में रेस किए हैं। सिंडिकेट ब्रांच है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इन्होंने $125 मिलियन रेस किया है, लोन के रूप में लिया है 3 इयर्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी $750 मिलियन बोरोविंग की है। ठीक है, तो ये वो बैंक हैं जो कि एसबीआई की तरह, एसबीआई के ब्रांच गिफ्ट सिटी की तरह काम कर रहे हैं। अगर एसबीआई ये काम कर रहा है, तो एसबीआई में गवर्नमेंट का लगभग 60% शेयर है। तो अगर एसबीआई का फायदा होगा, मुनाफा होगा, तो मतलब गवर्नमेंट का भी मुनाफा होगा। ओके फ्रेंड्स, जिसका शेयर ज्यादा होगा उसको भी मुनाफा होगा। तो ये थी न्यूज़ एसबीआई के जो लोन है $1.25 बिलियन लोन की, पूरी डिटेल थी, न्यूज़ थी, पूरे हमने इसे डिटेल में डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, परिवार वालों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी इकोनॉमी से रिलेटेड नॉलेज बूस्ट हो। और ऐसे ही लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक जय हिंद।